जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज एमपी जीके सीरीज़ का 23वां पार्ट है और आप सभी को मालूम है कि ये जीके सीरीज़ आपको डेली सुबह 8 बजे प्रोवाइड करा दी जाती है और इसी तरह आप इस जीके सीरीज़ को एंजॉय करते रहें और सारे एमपी के नॉलेज को बढ़ाते रहें। ये एमपी जीके सीरीज़ स्पेशली एमपी पुलिस वालों के लिए चलाई जा रही है, लेकिन याद रखिए ये केवल एमपी पुलिस वालों को ही फ़ायदा नहीं करेगी, जबकि आपके एमपी जहाँ जहाँ आपका एमपी जीके आने वाला वहाँ पूरी वीडियो आपको काम आने वाली, क्योंकि हमने इसमें सारे एमपी के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। इसीलिए ये वाली जीके आपको केवल एमपी पुलिस में काम नहीं आने वाली, एमपी पटवारी, एमपी एसआई, एमपी पीएससी, जिसका भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसमें भी आपका एमपी जीके आने वाला है, उन सभी एग्ज़ामों में बहुत काम आने वाली है। और इसके जब आप क्वेश्चन की क्वालिटी को देखेंगे और जो एक्सप्लेनेशन है सबसे बेस्ट है एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर को लेकर बनाया हुआ पूरा सेट्स है। लेकिन याद रखिए ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें क्या रहेगा आपका, इसमें विथ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताए हैं वो ज़्यादा आपका हेल्पफुल रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, लेकिन उसके पहले कुछ चंद लाइनें जो हमेशा करते हैं हम। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। तो इसी तरह से अभी आपको अवसर के तौर पर ये सारी वैकेंसी आई है और अभी आप तैयारी पे जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से आप इस अवसर का मौका उठाइए और इस अवसर को मतलब इस अवसर को आप किस में बदल दीजिए, कामयाबी पर बदल दीजिए। ये अवसर आप ये समझिए कि अवसर आपके लिए अंतिम अवसर है और इस तरह से आपकी रणनीति और इस तरह से आपकी मेहनत और तैयारी होनी चाहिए कि यही अवसर में आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, इस अवसर को आप एकदम अपने लिए जीवन का सबसे अच्छा अचीवमेंट माने और इसको सिलेक्शन में बदल दीजिए अच्छी तरह से। तो यही बात बोली गई कि अवसर और सूर्योदय एक ही समय समानता रखता है कि अगर इसको देर करने वाले ने खो दिया, मतलब देर करने वाला हमेशा इस चीज़ों को खो देता है। तो याद रखिए अभी भी लेट नहीं हुआ, अभी भी कुछ आपका बिगड़ा नहीं है, आप तैयारी बहुत अच्छे से करें और जल्द से जल्द सिलेक्शन लीजिए। चलिए तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? तो बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, याद रखना है कि बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में नहीं है। तो आखिर ये फिर होगा कहाँ पर? तो हम बता दें कि बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बनेर जो घट्टा है वो बेंगलोर में है। ठीक है, बनेरघट्टा कहाँ पर है? बेंगलोर में। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बेंगलोर में। अपने मध्य प्रदेश में मेनली आपको टाइगर प्रोजेक्ट तो हमने बताया था, बहुत सारी चीज़ें। तो हमारे मध्य प्रदेश से कितने नेशनल, ये वन विहार नेशनल पार्क अपने मध्य प्रदेश में, भोपाल में, बांधवगढ़ में, ये कान्हा मंडला में, ये सारे तीनों नेशनल पार्क हमारे इधर हैं। लेकिन हमने आपको बताया था एक नेशनल पार्क तो अपना मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क किसमें शामिल हो गया? पहले तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में 6 नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, एक सेंचुरी मीन्स एक अभ्यारण्य में टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई जो हमने आपको रिसेंटली अपडेट कराया था। ठीक है, जो भी चैनल से जुड़े हैं, जो उसको भी अपडेट नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को उन्होंने ऑन किया है, तो आपने देखा होगा हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश से यूनेस्को में 2 चीज़ें शामिल हुई है रिसेंटली, जिसमें से एक सतपुड़ा नेशनल पार्क है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क जो यूनेस्को में शामिल है वो सतपुड़ा नेशनल पार्क है। और मध्य प्रदेश का सबसे पुराना नेशनल पार्क कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगर बोला जाएगा कि मध्य प्रदेश का ऐसा नेशनल पार्क क्या हैगा, मध्य प्रदेश का ऐसा नेशनल पार्क जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट सबसे पहले चालू, तो वो कान्हा नेशनल पार्क है। बांधवगढ़ 32, ठीक है, बांधवगढ़ 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, बांधवगढ़ क्या है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ प्लेस है। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि वो बांधवगढ़ प्लेस मतलब कान्हा नेशनल पार्क के आसपास भी, बांधवगढ़ के प्लेस के पास भी। ठीक है, तो वो क्या पड़ेगा, ये बात हम नहीं बताते, ये बात आप ही बताना। ठीक है, ये बात आप ही बता देना, लेकिन इतना याद रखना कि मध्य प्रदेश में ही आता है एक ठो बहुत फेमस नाला है। ठीक है, उसका नाला बहुत, उसका नाम है नाला, लेकिन वो नाला एक्चुअल में है नहीं। ठीक है, वो एक प्रकार से पॉन्ड है, तालाब है। उस नाले का नाम क्या है? मुरुम नाला। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो बता दिए। मुरुम नाला, ठीक है, मध्य प्रदेश में ही पड़ेगा। कौन सा नाला? मुरुम नाला। तो ये कहाँ पर पड़ेगा? बहुत फेमस है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आने वाला क्वेश्चन है कि मुरुम नाला कहाँ पड़ता है। तो मुरुम नाला कहाँ पड़ेगा, तो वो आपको बताना है कि कान्हा नेशनल पार्क के पास पड़ता है कि बांधव नेशनल पार्क के पास पड़ता है मुरुम नाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पर चलिए देखिए क्या क्वेश्चन बोलता है, वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी निम्न में से कहाँ स्थित है? तो याद रखिए यूनिवर्सिटी पूछ रहा है, कॉलेज नहीं। तो यूनिवर्सिटी जो है वो जबलपुर में स्थित है। ठीक है, जो अब तक है, मतलब अभी और भी अपडेट होने वाली है लेकिन अभी तक हो नहीं रही है। ठीक है, तो फाइनली अब तक कितनी कहाँ पर, पहले तो याद रखिए वेटनरी साइंस जो कॉलेज है वो जबलपुर में है। जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी जैसे होता है ना, आपने देखा होगा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, तो आपने देखा होगा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंदर ही आएगा महाकौशल। इसी के अंतर्गत कौन आ जाएगा
आपका नवयुग कॉलेज। इसी के अंदर और भी कॉलेज, मान लीजिए कि आपके उधर की कोई भी यूनिवर्सिटी होगी, रीवा की अवधेश यूनिवर्सिटी, जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, आरजीबीपी, ठीक है, राजीव गांधी प्रौद्योगिक इंजीनियरिंग के लिए होती है। तो ये जो होती है यूनिवर्सिटी होती है, और इन्हीं यूनिवर्सिटी की मान्यता प्राप्त बहुत सारे कॉलेज बनाए जा सकते हैं। और ये कॉलेज क्या करते हैं, अपने इधर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, लेकिन डिग्रियाँ किसकी देंगे, आरडीवीवी की देंगे, डिग्री किसकी देंगे, आरजीपीवी की देंगे। लेकिन ये तो अलग अलग कॉलेज है। ठीक इसी प्रकार से ये आरडीवीवी यूनिवर्सिटी है, ये खुद भी पढ़ाती है, ऐसा नहीं कि खुद नहीं पढ़ाती है। तो वैसे ही वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी है, ठीक है। वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, वेटनरी मतलब जानवर होते हैं ना, वेटनरी का मतलब आपको पता होना चाहिए जानवर थे। तो वेटनरी जो कॉलेज होगा वो कहाँ, वेटनरी जो यूनिवर्सिटी है वो जबलपुर में है। जबलपुर में कब बनी पहले बता दें, है ना, आप सभी ने देखा होगा, अगर जिन्होंने नहीं देखा उसको हम बता दें। अगर आप स्टेशन के पास जब जाते होंगे तो स्टेशन के लिए ये वाली गली है, और ये वाली रोड से जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस मिलेगा। पोस्ट ऑफिस के जस्ट सामने, पोस्ट ऑफिस के, बड़ा पोस्ट ऑफिस जिसको बोलते हैं, हेड ऑफिस पोस्ट ऑफिस का जो है अपने जबलपुर का, ठीक है। तो उसके जस्ट सामने आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके जस्ट सामने आपको देखने को मिलेगा नानाजी देशमुख वेटनरी कॉलेज, ठीक है। तो कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, ऐसे तो सबको पता होता है कि वेटनरी कॉलेज जबलपुर में और कहाँ पर, ये भी पता होता है। उसका नाम काफ़ी लोगों को नहीं पता, जो कि पेपर में पूछ लेते हैं, नानाजी देशमुख, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, नानाजी देशमुख, ठीक है। उसका नाम क्या है, नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे पहला यूनिवर्सिटी है। 3 नवंबर सॉरी, है ना, 3 नवंबर, 1 नवंबर को तो अपना मध्य प्रदेश बना था, तो 3 नवंबर 2009 को, 3 नवंबर 2009 को, ठीक है। 9 से याद रखना, नई यूनिवर्सिटी बनी थी 3 नवंबर 2000, नवंबर 9, 3 नवंबर, 3 नवंबर 2009, 3 नवंबर 2009 को नानाजी देशमुख यूनिवर्सिटी बनी थी, जो कि वेटनरी कॉलेज है जबलपुर में, ठीक है। तो ये भी याद रखना यूनिवर्सिटी। अब हाँ, ये भी याद रखिए कि अपने मध्य प्रदेश में 3 जगह वेटनरी कॉलेज जनरली फेमस है, ठीक है। गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज कौन थी, माजरा, जिसकी कोडिंग क्या है, माजरा। इसको हम जब सिखाएंगे ना कभी कोडिंग से पूरा एमपी जब पढ़ाएंगे, तो इन चीज़ों को आपको डिटेल्स में बताएंगे और बहुत अच्छी तरह से फैक्ट समझा देंगे। माजरा क्या, माजरा का मतलब होता है मऊ, ठीक है। क्या होता है, मऊ। फिर जाति क्या हो जाएगा, जबलपुर, ये तो आपको याद है, ठीक है। इसकी कोडिंग बताएंगे कि आखिर हमने माजरा कोडिंग क्यों बनाई, इसकी जो माजरा क्या है, तो माजरा कोडिंग क्यों बनाई वो भी हम आपको बताएंगे। और रीवा, मऊ, जबलपुर, रीवा, मऊ में भी कॉलेज है, रीवा में भी कॉलेज है, जो कहाँ से, जबलपुर यूनिवर्सिटी, नानाजी देशमुख यूनिवर्सिटी से ही सर्टिफिकेट देते हैं। तो मऊ, जबलपुर, रीवा में क्या हो जाएगा, वेटनरी कॉलेज होंगे, अच्छी तरह से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन तो कितना फेवरेट क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा, इतनी बार क्वेश्चन में आया, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स हम आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि ये क्या है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो क्या है, मलखंभ है, ठीक है। हमने कितनी बार आपको बता दिया कि राजकीय खेल क्या है, मलखंभ है, ठीक है। तो अच्छी तरह से याद रखिएगा। इसके बाद क्या याद रखना है आपको, ठीक है। इसकी घोषणा का तो हो गया, ये सारी चीज़ें। मलखंभ के लिए हमने आपको अवार्ड बताया था, प्रभात जोशी अवार्ड, ठीक है। किसके लिए क्या दिया जाता है, प्रभात जोशी अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। खम्भ गेम कैसा होता है, आप सभी ने अगर नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। एक लकड़ी का खंबा रहेगा, ठीक है, गोल सा लकड़ी का खंबा रहेगा, उसके ऊपर व्यक्ति चढ़कर मतलब करतब करके दिखाएगा, और बड़े अच्छी चीज़ होती है। आप एक बार जरूर देखेंगे कि मलखंभ गेम कैसा होता है। और याद रखिएगा कि मलखंभ गेम क्या है, हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय गेम है। भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश का देश का सबसे बड़ा राज्य क्या है, तो भौगोलिक रूप से जो मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश का रैंक आता है पूरे भारत देश में, ठीक है। भारत देश का सबसे भौगोलिक रूप से, मतलब कि क्षेत्रफल दृष्टि से, ठीक है। भौगोलिक रूप का मतलब होता है क्षेत्रफल दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है, दूसरा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य का दूसरा राज्य है। तो सबसे पहला कौन आएगा, राजस्थान, ठीक है। सबसे पहला कौन आएगा, राजस्थान आएगा, कि राजस्थान सबसे फर्स्ट में आएगा, मध्य प्रदेश उसके बाद आएगा। हाँ, मध्य प्रदेश का ना क्षेत्रफल पूछ लेता है। अब क्या क्या बातें पूछेगा वो बता दें, ठीक है। जो भारत में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, दूसरा, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि भारत का, पूरे भारत देश का कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में है, ठीक है, या फिर कितना पार्ट मध्य प्रदेश ने घेर के रखा है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38%, भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% मध्य प्रदेश ने घेर के रखा है, या मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो एरिया है भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। उसके बाद क्या हो जाएगा, कल को आपसे एरिया भी पूछ सकता है, तो जिस तरह फ्लो में हम बोलेंगे आपको भी वैसे ही बोलना है 308252, ठीक है। क्या बोलना है, 308252, आपको ये बोलना है 308252 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जिस फ्लो पर हम बोलेंगे वही 308252 किलोमीटर स्क्वायर, ये पूरा मध्य प्रदेश का एरिया है। भारत के 9.38% को घेर के रखा है और दूसरे रैंक पर आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल, वो तो आप जानते हैं।
मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 5 राज्यों से। कौन कौन से? पंडित छगुराम। ये सारी चीजें हमने आपको पहले भी वीडियो में बता रहे हैं। जो 1 बाय 1 देख रहा है उसको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, इतना निश्चित मानकर देखें। और अगर आप भी अगर नए हैं तो प्लीज जाइए पूरी प्रीवियस ईयर को देखिए, जितने भी हमने वीडियो बनाए उन सबको देखिए, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। आपके एमपी का एग्जाम, हर एक एग्जाम में काफी मदद देखने को मिलेगी। भीम बेटिका गुफाएं इसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीम बेटिका गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताया गया है कि मतलब यूनेस्को में, ठीक है, यूनेस्को में सारी चीजें आपको बता दी गई थी। हालांकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और हमने आपको बताया, अब तक तो आपको ये पूरा तरह से क्लियर हो गया होगा। तो भीम बेटिका गुफाएं शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीम बेटिकाओं को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? तो 2003 में। अब तो ये बातें आपको रट चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये पूरा आ गया, तो हम ना एक पूरा मंडल आपको करवा देंगे। जब हम आपको एक बार पूरा बताए थे तो हमने बताए थे कि मध्य भारत का पठार, फिर बाबा रे बाबा सनम नहीं बताए थे कि ये सतपुड़ा पहाड़ी हो जाता है, ये ना से नर्मदा हो जाता है, ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ी हो जाता है। चलिए तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा सतपुड़ा, फिर ये हो जाएगा नर्मदा, फिर हो जाएगा मालवा। तो ये सारी चीज़ें तो हमने आपको बता दी, अच्छी तरह से याद रखना है। इसके बाद क्या याद रखना है? तो ये तो हो गई। अब पूछता है मालवा क्षेत्र में क्या नहीं आता? तो मालवा क्षेत्र में शाजापुर आता है, देवास आता है, रतलाम आता है, लेकिन मंडला मालवा क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब यही क्वेश्चन मतलब देख लीजिए, यूनेस्को से डेफिनेटली आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाला है। और रिसेंटली तो हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की 2 धरोहर, जबलपुर का भेड़ाघाट, लमेटा घाट और सतपुड़ा नेशनल पार्क, दोनों का तो क्वेश्चन आना ही आना आपके एमपी के एग्जाम में। डेफिनेटली लिख कर रख लीजिए, ठीक है, तो याद रखिए, आएगा ही आएगा। भीम बेटिका की गुफाएं और आश्रय एक स्थल है। तो भीम बेटिका की गुफाएं और आश्रय क्या है भाई? यूनेस्को का एक स्थल है, ठीक है, जो यूनेस्को में ये शामिल है। भीम बेटिका की गुफाएं कहाँ शामिल है? यूनेस्को में शामिल है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। वही क्वेश्चन उसने घुमा फिरा के पूछ लिया। बोलता है सतपुड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहा? तो सतपुड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य होशंगाबाद में पड़ता है, ठीक है। होशंगाबाद में एक बोरी अभ्यारण्य भी पड़ता है, ठीक है। ये सतपुड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य तो हो गया, नेशनल पार्क भी बोल दे या वन्य जीव अभ्यारण्य बोल दे, ठीक है, दोनों ही होशंगाबाद में पड़ता है। कल को पूछेगा बोरी अभ्यारण्य कहा? तो हमने बोरी अभ्यारण्य भी बताया, होशंगाबाद में है, ठीक है। इसके बाद क्या पूछेगा? एकमात्र अभी रिसेंटली यूनेस्को का बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि यूनेस्को मतलब विश्व धरोहर में सतपुड़ा नेशनल पार्क को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। मध्य प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क जिसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछता है। बोलता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता सबसे ज़्यादा है? तो वो जबलपुर की साक्षरता सबसे ज़्यादा है। और हमने ना शायद इसके बहुत सारी चीज़ें आपको बताए थे, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट इससे बनेंगे पेपर में, वो सारी चीज़ें हमने पहले बता चुके हैं, ठीक है। को वो सारी बात अच्छे से याद करना है, बहुत ज़्यादा पेपर में काम आएगा। जो 1 बाय 1 देख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। गांधी सागर बांध खालिस्तान नदी पर बनाया गया। तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर चंबल नदी में ना और भी मुख्य गांधी सागर बांध हो गया, महाराणा प्रताप बांध हो गया, तो ये सारी चीज़ें पूछी गई। चंबल नदी कहाँ पर रहेगा? चंबल नदी के किनारे बसे शहर पूछेगा, तो भिंड मुरैना, ये सब याद रखना है आपको, ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखना है चंबल नदी के। चंबल नदी क्या करती? बीहड़ का निर्माण करती। चंबल नदी क्या करती है? बीहड़ का निर्माण करती, इसीलिए यहाँ पर डाकू निवास करते, मतलब एक प्रकार से डकैतों का ना, चंबल नदी डकैतों के लिए आश्रय बना देती है, बीहड़ का निर्माण करती है। और बीहड़ नदी लिख दिए। चंबल जो है वो बीहड़ का निर्माण करती है, मतलब बीहड़ बनाकर चली जाती है, और बीहड़ क्या हो जाता है? वहीं पर डकैतों का आश्रय बन जाता है, वहीं पर डकैत छुपे रहते हैं, ठीक है। तो चंबल नदी बीहड़ का निर्माण करती है, ये भी पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और गांधी सागर डैम इसी चंबल नदी पर बना हुआ है, ठीक है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ है? तो जाना पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। जिला गुना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला गुना खालिस्तान नदी से विभाजित है, तो सिंध नदी से, ठीक है। सिंध नदी का उद्गम भी गुना जिले से होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, सिंध नदी जो है यही गुना जिले से ही आएगी, आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। मध्य प्रदेश की स्थापना तिथि क्या? तो आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से। 1 नंबर का अपना मध्य प्रदेश है, 1 नंबर का अपना मध्य प्रदेश है, टॉप लेवल का मध्य प्रदेश है। बस बेरोजगारी दर इतनी बढ़ जा रही है कि पूछा नहीं जा रहा। शिवराज मामा को इस पर बहुत फोकस करना चाहिए, अन्यथा ये बेरोजगारों के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। इनको रोजगार पर बहुत ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। कोई बात नहीं, फिर भी हमारा मध्य प्रदेश, हमारा भारत देश महान है और हमारा मध्य प्रदेश भी 1 नंबर का है, ठीक है। तो अच्छी तरह से याद रखना आपको कि 1 नंबर का अपना मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश तो 1 नंबर का है ही वास्तव में, इतना कुछ मध्य प्रदेश में प्राकृतिक तौर पर, लेकिन अब आप व्यक्तिगत तौर पर कुछ काम नहीं कर रहे, सरकार नहीं काम करी, तो वो सरकार की कमियां हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश अपने 1 नंबर का है, तो 1 नवंबर में अपना मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस होगा, 1 नवंबर 1956, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन होगा। एक दिन गठन की पूरी वीडियो बना देंगे।
गठन से आने वाले क्वेश्चन भी आपसे बन जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, महाकाल। ठीक है, महाकाल भारत के खालिस्तान ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो भारत के कितने ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से महाकाल एक है। मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग है, टोटल भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग का मतलब शिवलिंग यहाँ पर रखे रहते हैं। ठीक है, शिवलिंग है, शिव जी की प्रतिमा रहेगी, शिव जी के लिंग रहेंगे। ठीक है, तो शिवलिंग कहा जाता है उसको। तो क्या रहता है, भारत के कितने कितने ज्योतिर्लिंग है, 12। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से मात्र मध्य प्रदेश में ही 2 ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश में जो 2 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से एक महाकाल उज्जैन में जाएगा। ठीक है, और एक क्या जाएगा, ओमकारेश्वर खंडवा में। ठीक है, ओमकारेश्वर खंडवा में। तो ये दोनों ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। मतलब कितना भाग्यशाली अपना मध्य प्रदेश है, क्या कुछ नहीं अपने मध्य प्रदेश में। एक सबके लिए व्यवस्था कर दे रोजगार की तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब एक सिस्टमेटिक ही निकाल दे सबके लिए रोजगार, क्या सिस्टमेटिक ही वो जॉब निकाल दे, सारी चीज़ें निकाल दे, बहुत बेस्ट हो जाएगा अपना मध्य प्रदेश। रीवा कुंड खालिस्तान में थे तो याद रखिएगा रीवा कुंड। ठीक है, रीवा कुंड। ठीक है, याद रखिए कि ये जो रीवा कुंड है ना, रीवा कुंड, तो रीवा कुंड किसके लिए जनरली, तो रीवा कुंड का काम जो है, रीवा कुंड हो गया। ठीक है, तो रीवा कुंड नाम पे तो ऐसा लगेगा रीवा में है, और यही गलती कर देंगे, यही बच्चे गलती कर देंगे। अच्छा है कि ऑप्शन में नहीं तो गलती हो जाती। रीवा कुंड कहाँ पर है, मांडू में। ठीक है, तो रीवा कुंड कहाँ पर है, मांडू पर। अच्छी तरह से याद रखिएगा, रानी रूपमती महल है ना, वहीं पर पड़ेगा रीवा कुंड। ठीक है, तो रीवा कुंड कहाँ पर है, मांडू में है। ठीक है, मांडू में हमने आपको पूरी कोडिंग बताई थी, दाई हमारा जहाज है, ये हमने कोडिंग बताई थी, दाई हमारा जहाज है, ये पूरा कोडिंग बताए थे, दाई हमारा जहाज है, कि दाई का महल, हिंडोला महल, दाई महल, हिंडोला महल, और फिर मांडू महल, रानी रूपमती महल, जहाज महल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी, जो आपके पेपर में बहुत काम आएगी। देखिए, भोपाल में पैदा हुए पटौदी। ठीक है, पटौदी के नवाब। ये पटौदी कहाँ पड़ेगा सर, ये पटौदी जो है ना, पटौदी पड़ता है हरियाणा में। पटौदी में आप देखेंगे हरियाणा में पटौदी पड़ेगा, बहुत फेमस यहाँ की बिल्डिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है। तो पटौदी में थे नवाब, पटौदी में थे नवाब, और भोपाल की क्या थी, बेगम। भोपाल की बेगम थी, तो पटौदी के नवाब हरियाणा में थे पटौदी, तो पटौदी के नवाब को क्या हो गया, भोपाल की बेगम के साथ प्यार हो गया। ठीक है, ठीक है, बेगम लिख लीजिएगा भाई, बेगम है, भोपाल की बेगम। तो इनका निकाह हो गया या शादी हो गई, समझ रहे। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद ये भोपाल से, तो इसलिए भोपाल से संबंधित हो गए। ठीक है, तो पटौदी के विवाह का भोपाल कहाँ हुआ था, पटौदी के जो नवाब थे उनका विवाह भोपाल की बेगम से हो गया था। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, भोपाल में पैदा हो गए। भोपाल में कौन पैदा हो गए, मंसूर अली खान। ये मशहूर क्रिकेटर है, भारत देश के मशहूर क्रिकेटर हैं। ठीक है, और ये भारत टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। तो मंसूर अली खान, तो इन्हीं को कहा जाता है पटौदी के नवाब के अली जो है, पटौदी नवाब के अली जो है, वो किसे कहा जाता है, जो भोपाल में पैदा हुए, वो है मंसूर अली खान। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और बाकी तो हमने फैक्ट बता दिया, बाकी याद रखना मंसूर अली खान कहाँ से संबंधित है, तो मंसूर अली खान भोपाल से संबंधित है, और ये कहाँ कर, पटौदी के नवाब है। पटौदी कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। और कैसे क्या हुआ था वो भी हमने फैक्ट बता दिया। अभी आपने सुना होगा एक उनको, सैफ अली खान को। ठीक है, एक अभिनेता को आप जानते होंगे जिनका नाम है सैफ अली खान। ठीक है, सैफ अली खान। तो सैफ अली खान भी ना इसी खानदान से संबंधित है। ठीक है, सैफ अली खान भी पटौदी से ही संबंधित है। ठीक है, वहाँ की जो प्रॉपर्टी सैफ अली खान के ही नाम पर हुई थी, फिर रिपेयरिंग होने के काम से उन्हें छोड़ दिए होंगे, जैसा भी होगा, लेकिन सैफ अली खान भी इसी वंश से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सैफ अली खान भी इसी वंश से संबंधित है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी। हम आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, और बस आपका एक ही काम है, अच्छी तरह से पढ़ना, अच्छी तरह से सिलेक्शन लेना, सारी चीज़ अच्छी तरह से प्रॉपर नोट्स बना लेना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी पूरी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। और आपका एक ही काम है भाई, है ना, शेयर जरूर करें। सभी को हमने बोल दिया है, खूब पढ़ें खूब अच्छे से, और शेयर बहुत करें। ठीक है, शेयर जरूर करें। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।